मेरे साथ फिर से एक बार जुड़े हैं आगम जैन। आगम जैन ने क्या किया है, क्यों अपन इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आगम थोड़ा सा आप ही बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आगम जैन है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 45 और जनरल कैटेगरी रैंक 35 है नीट 2025 में। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रोमिल पटेल, एकेडमिक डायरेक्टर डेफिनेट सक्सेस क्लासेस भोपाल। मेरे साथ फिर से एक बार जुड़े हैं आगम जैन। आगम जैन ने क्या किया है, क्यों अपन इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आगम थोड़ा सा आप ही बताइए। आप अपना एक थोड़ा सा ब्रीफ इंटरव्यू दीजिए और इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि आपने क्या अचीव किया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आगम जैन है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 45 और जनरल कैटेगरी रैंक 35 है नीट 2025 में। ये मेरा अचीवमेंट। अच्छा, तो बेसिकली आपने डेफिनेट सक्सेस क्लासेस से तैयारी की? जी सर। तो क्या आप यहाँ 11th में आए थे, 9th में आए थे, 12th में आए थे? कब आपने ये कोचिंग कब ज्वाइन की थी? सर, मैंने डेफिनेट सक्सेस क्लासेस क्लास 11th में स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर लिया था। क्लास 11th में ज्वाइन किया था आपने, यानी आपकी 2 ईयर की जर्नी रही इसके साथ? यस सर, इट वाज अ 2 ईयर प्रोग्राम सर। 2 ईयर क्लासरूम, रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम? यस सर। अच्छा, 2 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। तो जब यहां पर आप कोचिंग में आए तो आपने ऐसा 2 साल का लक्ष्य बनाया था, या 11th का 11th में ही सोचा था, या फिर आपने ऐसा सोचा था कि नहीं यार मैं डे वाइज कुछ ऐसा प्लान करता हूं? नहीं सर, मैंने क्या था? 2 ईयर का तो प्रोग्राम आप बना नहीं सकते हो, बहुत लंबा, फिर वो दिक्कत हो जाती है उसमें। एक साथ नहीं बना सकते। पर डे का जो प्रोग्राम है वो बेस्ट है कि अगर डे में कुछ कंप्लीट करना है हमको तो उसी दिन का बस टारगेट रखें, आगे का ना सोचें। आगे का सोचेंगे तो टेंशन भी बनती है, थोड़ी ओवर थिंकिंग भी बनती है। इसलिए जो डे का अपने डे पर ही फोकस करें और नेक्स्ट डे जाएं। ऐसा जाएं कि जो दिन का काम है वो खत्म हो जाए और बैकलॉग ना रहे, तो वही बेस्ट तरीका है। जैसे एक दिन में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जब आप कोचिंग आते थे? तो एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे आपको? सर, एक दिन में 2 सब्जेक्ट की क्लास होती थी। अच्छा, जैसे एक दिन फिजिक्स बॉटनी हो गया तो अगले दिन केमिस्ट्री जूलॉजी हो गया, ऐसा? यस सर। तो जैसे मान लो आज आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाए गए, फिजिक्स और बॉटनी, तो अब आप कोचिंग में पढ़ने के बाद उनको कैसे प्रिपेयर करते थे? सर, प्रिपेयर का सबसे बड़ा काम, मतलब 80% काम तो क्लासरूम में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो तब जब हम नोट्स बनाते हैं और जब हम सुनते हैं टीचर को, जब हम बोर्ड वर्क पे, मतलब बोर्ड वर्क के साथ अपना कॉपी वर्क करते हैं, उसी टाइम पे अगर अपना कंसंट्रेशन बेहतरीन वाला है तो वहीं पे ज्यादा से ज्यादा काम हो जाता है, मोस्टली चीजें वहाँ याद हो जाती है। क्लासरूम कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। यस सर। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर घर आके आपको या तो वापस क्लास की रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी अगर अवेलेबल हुई तो। अगर वो अवेलेबल नहीं हुई तो फिर आपकी क्लास गई, फिर तो आपका मतलब डैमेज हो गया। आपको ऐसा नहीं होना। क्लासरूम में ही आप मतलब वही मिलेगा आपको बेस्ट कंटेंट, और वहीं पे आपको कवर करके आना, घर पे सिर्फ रिवीजन करके प्रैक्टिस चालू करना और एनसीईआरटी और जो भी नोट्स रिवीजन करना, यही घर पे काम होता है। तो घर में आपको कितना टाइम लग जाता था ये 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके, अच्छे से प्रिपेयर करने में? कम से कम कितना टाइम लग जाता था या ज्यादा से ज्यादा? जैसा इनिशियली तो आवर्स बहुत ही कम रहते थे, क्योंकि एक जैसे चैप्टर चालू ही हुए हैं, पहले कोई चैप्टर एकदम शुरुआत हुई है जब, एकदम शुरुआत में तो टाइम बहुत ही कम लगता था। जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते हैं तो जो चैप्टर चल रहा है उसको भी करना है, और पीछे जो करके आ चुके हैं उनको भी मतलब अप टू डेट रखना है, उनको भूल नहीं जाना है, क्योंकि वो कभी भी टेस्ट में या फिर मॉक टेस्ट, मान लो मतलब ग्रुप मेजर टेस्ट हो गया या तो मतलब फुल से जितना अभी तक पढ़ाया है वो टेस्ट हो गया, तो उसमें फिर नहीं तो फिर नहीं बनेगा तो फिर प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ पर डेली वीकली टेस्ट होते हैं, मतलब वीकली टेस्ट होते हैं ना? तो वीकली टेस्ट के लिए आप एग्जैक्टली फोकस करते थे या ऑनगोइंग प्रोसेस के जैसा था कि डेली पढ़ना है, वीकली टेस्ट आ ही जाएगा? डेली ही पढ़ना है हमको। ऐसा नहीं पढ़ना है कि अगर फ्राइडे को वीकली टेस्ट हमारे मोस्टली तो फ्राइडे को टेस्ट है तो फ्राइडे को सुबह से दोपहर तक बैठ के पढ़ रहे हो, शाम को आके यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, वो तो गलत बात है। आप दिमाग में से भर के आओगे तो वो तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ मेन एग्जाम में मुश्किल हो जाएगी। यहाँ तो अपन कर सकते हैं कि वीकली टेस्ट में फ्राइडे को जैसे
तो दिन सुबह सुबह भर के आए और फिर यहाँ के मतलब निकाल दिया। तो ये मैं आपकी बात समझ गया। मैं जूलॉजी टीचर हूँ तो मैं जूलॉजी के हिसाब से समझता हूँ। आपको क्या करना है, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट होने देना है, फिर उसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने देना है, हाँ, वॉमिटिंग नहीं करनी है, फिर उसमें जाकर के एसिमिलेट होने देना है, तभी वो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बनेगा। वो पूरे 6 दिन ही काम चलता है। 6 दिन की प्रोसेस में ऐसा होगा। 7th डे जिस दिन टेस्ट है उस दिन तो रिलैक्स भी कर सकते हैं आप, या फिर जो आपका मतलब जो फिक्स्ड वर्क या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट ओरिएंटेड नहीं, अपना जो आपका प्रोग्राम आप जो आपने डिसाइड किया है कि आपको ये प्रैक्टिस करना है, ये पढ़ना है, वो करिए। टेस्ट का प्रेशर मत लीजिए। अच्छा अगम, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि 7 डेज है आपका टेस्ट, जैसे आपने बोला फ्राइडे को है, तो मेरा ऐसा बोलना है कि थर्सडे की नाइट तक आपकी सारी तैयारी हो जानी चाहिए। फ्राइडे को आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ सकते हैं। एम आई करेक्ट? अगर लगे तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि एक बार करना है तो वो बिल्कुल वो तो करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कुछ किया ही नहीं है पूरे वीक, और मान लो फ्राइडे को कुछ इमरजेंसी आ गई, आप नहीं पढ़ पाए, तो वो पूरा वीक काम में आएगा। हाँ, राइट, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन क्वेरी रहती है, मतलब मैं पढ़ाता हूँ जैसे 11th में 12th में, तो एक बहुत कॉमन क्वेरी रहती है कि भाई बैकलॉग है सर, मेरा क्या है, वो मासी की शादी आ गई, बैकलॉग रह गया सर, वो मेरे को क्या है, घर में पूजा थी या कुछ फंक्शन था, वो उस वजह से हमने ये अटेंड नहीं किया। आपने इन सबको कैसे मैनेज किया? सर जो भी फंक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको तो मतलब काफी हद तक अवॉइड किया था। दिवाली पे भी जस्ट जब सेलिब्रेशन या पूजा होती थी तभी बस बाहर गया था घर वालों का, नहीं तो मैं बैठ के मतलब पढ़ता, अपने काम पे फोकस करता था। अभी 2 ईयर तो अवॉइड ही करना चाहिए, जितना मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंड तक आप कर सकते हैं। तो शादी वगैरह में तो कभी गया भी नहीं, और घर वालों ने भी मतलब पेरेंट्स भी मेरे इतने मतलब वो थे कि उनने भी मेरे को कभी नहीं बोला कि तुम यहाँ चलो हमारे साथ या वहाँ चलो। वो भी मेरे को एक सेफ जोन में रखते थे कि तुम बैठ के आराम से पढ़ाई करो, हम तुम्हें कोई ऐसी टेंशन नहीं दे रही कि तुम हमारे साथ यहाँ चलो, इस प्रोग्राम में आओ। और आप मतलब स्टूडेंट्स को भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स बोले तो आप उनसे बोल सकते हो कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो प्रेशर रहता है कुछ बच्चों पे, लेकिन मतलब सोसाइटी है, कजिन के मैरिज है, तो ये सब आए तो उस बच्चे को आउटराइटली मना करना चाहिए या फिर कम ड्यूरेशन के लिए उसमें शामिल हो सकते हैं? जितना बस जब तक जाना जरूरी है, प्रेजेंट रहना एकदम जरूरी, तब तक जाओ, लेकिन उसके बाद आप निकल लो वहां से। ऐसा मतलब आप उसको फुल्ली इन्वॉल्व, हाँ, वॉलंटियर होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे अपन अपने फैमिली प्रोग्राम में जैसे अभी मैं हूँ, अभी मैं सब काम कर सकता हूँ, लेकिन जब आपकी 2 ईयर प्रिपरेशन के अंदर हो, जब आप जर्नी में चल रहे हो, तब आप बस मेन इंपॉर्टेंट वर्क करो और अपना साइड हो जाओ वहां से। ऐसा वेरी गुड। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, 2 ईयर इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसमें बीच बीच में आपको कभी कुछ डिस्टरबेंस आया, या आपको कभी लगा कि यार मैं बोर हो गया हूं, अब इस बोर्डम से हटने के लिए मेरे को कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए? तो बहुत सारे बच्चे जैसे म्यूजिक का सहारा लेते हैं, कुछ रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया इज अ बिग प्रॉब्लम। तो इन सब से आपने कैसे अपने आप को टैकल किया? सर सोशल मीडिया तो प्रॉब्लम है, म्यूजिक कोई प्रॉब्लम नहीं। म्यूजिक तो सुन सकते, अपना सूदिंग म्यूजिक जो भी है बच्चों को पसंद है वो तो बिल्कुल सुनना चाहिए, वो उसका तो कोई भी मनाही कोई नहीं करता। लेकिन सोशल मीडिया पे ये जो मतलब पोस्ट देखना और रील्स और शॉर्ट्स ये सब देखना, ये बड़ी बेकार चीज है। इससे बच्चों को लगता है कि ये रिलैक्सेशन है, लेकिन ये रिलैक्स नहीं, माइंड और स्ट्रेन्ड हो जाता है। जब आप खुद जब 1-2 घंटे वेस्ट कर दोगे, तो आप जब उठोगे मोबाइल रख के, तभी ऐसा दिमाग गर्म हो जाता है पूरा, वो रिलैक्स आप हुए नहीं और उल्टा अपने दिमाग को और स्ट्रेन कर दिया। मुझे एक बिल्कुल नटशेल में आपकी बात समझ में आई कि जब हम रिलैक्स होने के लिए सोशल मीडिया में गए तो हम रिलैक्स नहीं, ड्रेन आउट होके निकले। Am I right? जितनी एनर्जी बची खुची लेके गए थे वो भी दे के आ गए वहां पे। ओके आगम, सही है, मैं आपकी बात समझ गया। अब एक चीज और पूछनी है मुझे कि पूरे 11th में कभी ऐसा हुआ कि आपके टेस्ट में मार्क्स ड्रॉप हुए? यस सर, कई बार होते हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, या फिर क्योंकि हर वीक ही टेस्ट होता है। तो कुछ वीक्स ऐसे होते हैं जिस दिन आप टेस्ट के दिन आप लो कंसंट्रेशन में थे, नींद में थे, पूरी नहीं हुआ, या फिर ज्यादा काम पड़ गया था तो वो करके आए थे, ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी, तो वो मार्क्स डिप होते हैं। लेकिन उससे टेंशन लेनी कोई बात नहीं। आप जो गलती हुई है आप उसको अच्छे डीपली एनालाइज कर सकते हैं, और उसके बाद आप फिट एंड फाइन हो जाएंगे अगले टेस्ट के लिए। मतलब पीछे का कोई ये ना रखें कि मतलब
अगर आपने गलती करी है तो वो पड़ी हुई है, बाद के लिए आपने टेस्ट पेपर बचा के रखने का कोई मतलब ही नहीं, वो सब तो कचरा हो जाता है, क्योंकि वो सब पेपर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो सब एक जैसे दिखते हैं और उनमें अपन अलग नहीं कर सकते, इसमें मैंने ये गलती करी, वो आप अलग अलग कर ही नहीं पाओ। जिस दिन टेस्ट हुआ उसी दिन घर जाके आप उन गलतियों को अंडरलाइन कर लेंगे, बुक्स से मैच कर, मतलब पेपर उसी दिन अपने को जाके उसको पूरा एकदम कहते नहीं है सर्जरी कर लेनी पेपर, ये तो पूरा असेसमेंट कंपलसरी है। ध्यान रखना है बच्चों, सेम डे पेपर का आपको असेसमेंट करना है, उसमें डीप असेसमेंट। सो नाइस। तो जैसा आगम का कहना है कि बहुत डीप असेसमेंट करना है, कुछ भी अगर गलती है तो थोड़ा सा डीप असेसमेंट समझाइए इनको, समझ आए बच्चों को कि क्या एग्जैक्टली तुम कहना चाहते हो। जैसे बायोलॉजी में है तो आपका कोई बायोलॉजी में क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो उसका तो आंसर आप टीचर से समझ ही लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए, लेकिन उसके आसपास की भी कुछ चीजें पढ़ लीजिए जिससे वो पूरा एक तैयार हो जाए, वो एक एरिया तैयार हो जाए। और फिजिक्स केमिस्ट्री में है, अगर जैसे आपको न्यूमेरिकल्स गलत हो रहे हैं तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए। उसी टाइप के कई न्यूमेरिकल्स आपको बुक्स में प्रैक्टिस शीट्स में मिल जाते हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल एरर है तो वो फिर आप अच्छे से जाके फिजिक्स में जाइए, फील लीजिए कॉन्सेप्ट का, उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद वो गलती होना रुक जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको फिर ये इसी को डीप एनालिसिस बोलते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल 4-5 नंबर दिए हुए थे, आपने ऐसा प्लान बना लिया कि यार ये 4 नंबर दिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर। ये तो बहुत ही बेकार बात है, आप 2 दिन बाद ही भूल जाओगे। आप जाके कॉन्सेप्ट देखिए, पढ़िए पूरा, वो फिर उस क्वेश्चन पक्का हो जाए, क्वेश्चन घुमा के भी आ जाएगा तो भी पक्का होगा। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, इसी चीज को डीप एनालिसिस। यस आगम, ठीक है। तो जैसा बोला आगम ने कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, सिर्फ सोल्यूशन जान लेने से आपको मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर ट्विस्ट हो गया तो फिर से वो आप फिर से फंसेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट जैसे आपसे कुछ गड़बड़ हुआ तो टीचर से जाके दोबारा समझते थे या कोई और वे फाइंड आउट करते थे, खुद से करते थे, कैसे करते थे? सर पहले तो मैं बुक्स ही छानता था, बुक्स में अगर कुछ मिल जाता है पहले बुक्स छानते, लेकिन अगर बुक्स में मिल भी गया तो जाके टीचर को बता देता कि यार क्या है, मुझे सही मिला है, ये ऐसा है, मतलब दिखा देता है ये मेरे को ऐसा मिला है, ये कल मेरा क्वेश्चन। और अगर नहीं मिला तो टीचर्स को या व्हाट्सएप कर दिया, जो भी मतलब मैसेज करके पूछ लेती, तो ऑफलाइन जाके फिजिकली पूछ लेते। मतलब आपने सर्च किया, बुक्स देखी, टेक्स्ट बुक्स है ना, एनसीईआरटी वगैरह देखा, मेन बुक है, ठीक है, और उसके बाद जाके एक बार टीचर से क्रॉस वेरीफाई भी कराया कि सर मैंने ये किया है, भाई इसको आप वेरीफाई कर दीजिए सही है गलत। और क्रॉस अगर ऑफलाइन फिजिकली जाके टाइम वेस्ट होता है तो आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, वो तो टीचर्स तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं ना। आप व्हाट्सएप वगैरह से भी डाउट पूछते थे? हाँ, मेरे फोन में तो सब मैंने डिलीट कर दिया था, वो मम्मी के व्हाट्सएप से मैं पूछता था, मेरे फोन में तो कुछ था ही नहीं। रिप्लाई मिलते थे? हाँ, बराबर रिप्लाई, क्योंकि सर लोग तो हमेशा रिप्लाई दे देते जल्दी से एकदम। वेरी गुड, है ना। तो ये जो डेफिनेट सक्सेस क्लासेस है, इसने एग्जैक्टली कैसे टीचर्स ने सबने कैसे हेल्प किया आपकी इस पूरी जर्नी में, थोड़ा सा वो भी समझाइए। सर एकेडमिकली तो मतलब हर एक टीचर ही बेस्ट होते हैं कि नॉलेज तो हर कोई आपको दे सकते हैं कि आप पूरा नीट का सिलेबस है, सब आपको पता हो जाए, लेकिन कुछ और दायरे भी होते हैं जर्नी के, जैसे कि इमोशनल सपोर्ट हो गया, और मतलब कभी लोज हुए, कभी अप्स हुए, अप्स एंड डाउन्स में, जब आपके मार्क्स गिर रहे हैं, जब आपको मजा नहीं आ रहा, जब आप बोर हो रहे हो, जब घर से कोई प्रेशर डाल रही है तुम्हारे। अब जैसे मेरे मार्क्स थोड़े बहुत भी 10-15 नंबर भी गिरते थे तो मेरे को घर से एक वो नोटिस मिल जाता था कि ये क्या। अच्छा, ये आपके पेरेंट्स भी मॉनिटर करते थे? हाँ, वो तो एकदम खड़े रहते थे देखने, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। हाँ। सुना है आपके जो पापा हैं वो डॉक्टर हैं, और डॉक्टर सचिन जैन सर, और मामा भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रितु जैन सर है मैम, है ना। तो डॉक्टर रितु जैन मैम हैं और जो सर हैं, तो ये लोग आपका डे टू डे मॉनिटरिंग करते थे, साथ रहते थे, आप हॉस्टल में रहते थे, क्या है, कैसे मॉनिटर कैसे करते थे आपको? सर मेरे साथ मम्मी रहती थी भोपाल में, तो वो मेरे को मम्मी या फिर कुछ टाइम के लिए मेरे साथ दादी भी रही है, तो दादी भी उतनी स्ट्रिक्ट थी जितनी मम्मी, तो वो मेरे को हमेशा मतलब ऑन टोज रखते थे कि तुम अपना ये काम करो, वो करो, एकदम फुल डिसिप्लिन। मेरे को मेरा टाइम टेबल बताते रहते थे कि अब तुम ये कर लो, अब तुम। अच्छा। मुझे ऐसा कुछ है नहीं, मेरा दीवार पे चिपको, मैं जाके देखना अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, आलस भी आ रहा था, वो लोग जगा देते थे कि चलो चलो काम पे लग जाओ, ऐसा। मतलब आपके साथ साथ आपकी फैमिली ने भी बहुत आपके लिए किया है ना। ठीक है, चलिए अब जैसे अपन 11th से 12th में आ गए, 12th में भी आपने सेम तरीके से ऐसे फॉलो किया। समस्या क्या होती है कि जब अपन 12th रहता है और बोर्ड रहता है, तो बोर्ड के टाइम पे क्या होता है
कि बच्चा डुअल माइंडेड हो जाता है उसके 1-2 महीने पहले से ही। तो तुमने बोर्ड और नीट प्रिपरेशन को कैसे हैंडल किया दिसंबर ऑनवर्ड्स? सर सर ने बोला था कि जो बोर्ड है, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड की तैयारी है और नीट की, वो सेम ही है, एकदम पैरेलल चलती हैं। और उस बात को मैंने फील भी कर लिया बोर्ड में कि सेम ही बातें हैं, सेम ही तरीका होता है, मैं कुछ अलग तो होता नहीं, एक ही बात, दोनों की प्रिपरेशन साथ में चलती है। ऐसा नहीं कि मैं अभी बोर्ड के लिए कर लेता हूँ, ड्रॉप लेके नीट के लिए कर लूंगा, ये तो बहुत बड़ा बहाना है। ये सब आप बच रहे हो, मतलब काम करने से बच रहे हो, काम चोरी कर रहे हो, ये सब नहीं करना। दोनों प्रिपरेशन साथ में चलती है। अगर आप अपने नीट पे ही फोकस, तो भी आपका बोर्ड में बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। मेरे भी 95% आ गए थे बिना मैं अलग से कोई ध्यान ना में कुछ याद करे, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश को मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया। आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे बोर्ड्स में? सर पीसी, ऑप्शनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो मेन थे, इंग्लिश मेन होता है शायद, और फिजिकल एजुकेशन था मेरा। फिजिकल एजुकेशन, तो उसके लिए कुछ अलग से पढ़ा था? नहीं, ईयर टू पूरे साल भर तो मैं पढ़ता ही आया था, और लास्ट में बस मैंने थोड़ा याद करने के लिए, क्योंकि मैं साल भर तो नीट पे ज्यादा फोकस रखता था, वो रखना ही चाहिए। और लास्ट में बस फिजिकल एजुकेशन में कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ टेस्ट एंड मेजरमेंट्स, वो सब याद कर लिए थे। बोर्ड के प्रैक्टिकल्स का भी कुछ इशू आया या उसको कैसे हैंडल किया? सर थोड़ा टाइम हो जाता, टाइम थोड़ा देना पड़ता था उस सब के लिए, क्योंकि मतलब स्कूल वाले वहाँ थोड़ा रोक के रखते थे वहाँ पे, मतलब जो आउट क्या बोलते हैं उनको, एक्सटर्नल आते हैं, वो थोड़ा मतलब लाइन मतलब टाइम लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम होता है। तो वो दिसंबर जनवरी फरवरी के टाइम पे ये थोड़ा टाइम पास हो जाता है। तब उस समय तो टाइम मतलब स्कूल पे थोड़ा देना पड़ता है। अब हर एक बच्चे उस टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट ही जाना है। अब उस टाइम को भी अगर आप चाहो, आपके पास मतलब वेयर इज विल देयर इज विल वेयर इज वे, तो वहाँ पे भी आप अपना टाइम यूज कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिकल चल रहा है तो भी आप अपना बुक खोल सकते हो, वो तो आपके ऊपर, आपकी श्रद्धा। आप स्कूल में भी बैठे हो तो भाई खाली पीरियड है तो उसमें क्या करें, तो आप पढ़ भी सकते हो। जैसे यहाँ अपना डेफिनेट सक्सेस में 2 क्लास के बीच में करीब आधा घंटे का गैप रहता है, तो बहुत सारे बच्चे उस 30 मिनट्स को क्या है वेस्ट कर देते हैं। आपकी उसके बारे में उन 30 मिनट्स में क्या करना चाहिए ब्रेक टाइम में? सर उन 30 मिनट्स में सबसे पहले तो अगर आपको डाउट है, घर से आप लिख के लाए हो या फिर क्लास में जो डाउट आए हैं, वो तो फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी। टीचर्स तो वही क्लास में रहते हैं, टीचर्स तो क्लास में 30 मिनट्स क्लास में हम रुके ही रहते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पर टीचर्स तभी जाते हैं जब आखिरी बच्चा क्लास से बाहर चला जाता है। वो तो अगली क्लास का टाइम हो जाता है, तब तक भी डाउट नहीं हो पाता। टीचर उन सब बच्चों को मतलब अलग से डाउट सॉल्व करवा देते हैं उनके, मतलब छोड़ते नहीं कि अब तुम जाओ, तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया। डाउट हो सॉल्व हो गई। मैं भी एज ए टीचर समझता हूँ कि अगर डाउट आपके प्रॉपर सॉल्व हो रहे हैं, देखो पढ़ाई सब जगह हो रही, डाउट अगर आपके प्रॉपर सॉल्व हो रहे हैं तो फिर आप दूसरों से थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, कुछ बेटरमेंट हो जाता है। यस सर, ठीक है ना? तो आप डाउट्स भी नहीं रखते थे, बैकलॉग भी नहीं रखते थे। जो चीज आपको आती वो तो आती, जो चीज आपको नहीं आती वही आपका डाउट बनता है। वही तो रैंक बढ़ाएगी, उसी को सही कर लोगे तो मतलब आपके एक प्लेन रोड है, उसमें बम्स खुद जितने बम्स आपने भर दिए उतनी रोड आपकी प्लेन हो जाएगी, स्मूथ होके चली जाएगी। बम्स फिल करना है ना अपने को, जितनी रोड आपकी है वो तो है ही, उसका उस पे आप क्या करना है, ये मेरी प्रिपरेशन। आप अपने बम्स फिल करो, आपके डाउट्स हैं, आपकी कमियां हैं, वो फिल कर दोगे तो आपकी रोड एकदम स्मूथ हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि आप सारे डाउट्स क्लियर करते जाइए, तो आपके जो भी गड्ढे आ रहे हैं, पॉटहोल्स आ रहे हैं, तो वो आपने फिल कर दिए। अब रोड कैसी होगी आपकी नीट के लिए? बिल्कुल एकदम स्मूथ। यही चीज है, वीकली टेस्ट में गलती कराते हैं, यही चीज मेन टेस्ट में भी, नीट में भी गलती करवाएंगी, तो इनको जितना अच्छे से हो सके फिल करते जाएं। यही चीजें गलत, जो आपको आता है वो तो आता ही है, उसमें तो नो डाउट, जो नहीं आता उसको सही कर लीजिए। अच्छा, यहाँ से यहाँ पर आपको डीपीपीज मिलती हैं, तो जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आप सारी डीपीपी सॉल्व करते थे या आप टॉपिक वाइज सॉल्व करते चले जाते थे? चैप्टर जो हुआ है क्लास में, उस डीपीपी एक फर्स्ट टच के लिए होती थी, तो पहले क्वेश्चन में उन्हीं से प्रैक्टिस करता था, उसके बाद अदर सोर्सेज पे जाता था। अच्छा, आप मतलब एक बेसिक लेवल का सारा हो जाता था, इसके बाद ही एडवांस लेवल पे आप एंटर करते थे। यस सर। ठीक है, तो अब मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर मान लो आगम को फिर से 11th ज्वाइन करना पड़े, तो आगम ने क्या कुछ गलती ऐसी की है जिसको अभी रेक्टिफाई करना चाहेगा? सर गलती में
मैंने मतलब दोबारा वो गलती हम ना करें। देखिए मैं भी सब स्टूडेंट्स के साथ ही रहता, तो कुछ टाइम तो मैंने भी वेस्ट किया है सब, लेकिन काम पूरा किया, लेकिन कुछ टाइम तो मैंने भी वेस्ट किया है। हाँ। तो अगर मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर दूं तो मेरी प्रिपरेशन एकदम नियर टू आइडियल, टेंड्स टू आइडियल हो जाएगी। तो आइडियल तो कुछ नहीं होता, मतलब कोई बच्चा कर नहीं पाता आइडियल। ब्लैक बॉडी भी परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट ब्लैक बॉडी डजंट एग्जिस्ट है ना। तो मतलब मैं अगर उतना बना पाया तो वो मैं करना चाहूंगा। अच्छा, ठीक है। और कुछ आप आखिरी में कुछ बच्चों को कुछ बोलना चाहें कि ये करना है बच्चे और ये नहीं करना, और अपन फिर इसको वाइंड अप करते हैं। बोलिए। ये करना, ये नहीं करना, मतलब सही क्या चीज सही है आपके करने के लिए, क्या चीज नहीं, मतलब क्या चीज गलत है, वो तो हर बच्चे को पता रहता है कि ये चीज मैं सही कर रहा हूँ, ये चीज मैं गलत कर रहा हूँ। बस बात वहाँ विल पावर की आ जाती है कि आप अपने आप को विल पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्योंकि क्या आप अपने आप को वापस ट्रैक पे ला पा रहे हो, आपको सब पता है, क्योंकि हर एक बच्चे को सब पता रहता है ये मैं चीज गलत कर रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ, ये मेरे नीड फुलफिल होगी इससे, और ये मेरे को डैमेज करके जाएगा। लेकिन क्या है, वो अपने आप को छोड़ देते हैं, अपने आप को लेट लूज कर देते हैं। यही गलती हो जाती है। नहीं तो किसी बच्चे को ऐसा कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि तुम्हें शेड्यूल ये फॉलो करना है इतने। अब सब बच्चे सबको पता है कि मुझे ये करने की जरूरत है, मुझे ये करने की जरूरत है, बस वो विल पावर का खेल आ जाता है। तो जिसने अपनी विल पावर को जगा लिया, मतलब जो अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख गया कि यार 2 ईयर की प्रिपरेशन है, इसमें एकदम सीधा चलना है, ट्रैक पे चलना है, तो उसकी प्रिपरेशन तो एकदम टॉप क्लास हो जाएगी। मेरे को आगम तुम्हारी बातों से ओवरऑल जो समझ में आया कि किसी भी बच्चे को क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, विल पावर रखनी है, डिटर्मिनेशन चाहिए, बैकलॉग नहीं रखना है, पढ़ाई थोड़ी सी कम भी हो सकती है बट डेली होनी चाहिए। यस सर। और मिनिमम डिस्टरबेंसेस होने चाहिए इस 2 ईयर की जर्नी में। यस सर। राइट। डिस्टरबेंस और डिस्ट्रैक्शन में 0 ही होने चाहिए। 0 होने चाहिए। डिस्ट्रैक्शन तो 0 होना चाहिए, डिस्टर्बेंस मिनिमम रखो आप उसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आगम। मुझे लगता है, मैं होप, आशा है मुझे कि बच्चों को इससे बहुत फायदा हुआ होगा। यस सर। थैंक यू आगम, थैंक यू वेरी मच अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू थैंक यू फॉर योर एम्स डेली जर्नी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू।